हेलो बच्चों, आज हम फिर विद्या प्रकाशन मंदिर की ओर से आपके लिए एक चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो डीएनए और आरएनए में जो अंतर है वो बहुत ही सरल अंतर है। तो सबसे पहले डीएनए और आरएनए में जो हम अंतर देखते हैं, तो हम एक तरफ पहले लिखेंगे डीएनए और एक तरफ लिखते हैं आरएनए। 4 से 5 अंतर आपको कम से कम पता होने चाहिए। पहला, डीएनए। तो डीएनए में जो शर्करा होती है यानी कि शुगर, वो होती है डीऑक्सीराइबोज और इसमें क्या होती है, राइबोज। दूसरा, इसमें जो बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। इसमें होते हैं एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, यानी कि थाइमीन की जगह यूरेसिल आता है। तीसरा, ये एक कुंडलित होता है, सामान्य डीएनए द्विकुंडलित होता है। डबल स्ट्रैंडेड, और ये एक कुंडलित होता है सामान्यतः। अपवाद स्वरूप कुछ वायरसेस में पाए जाते हैं। चौथा, कि डीएनए सामान्यतः क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। और ये आनुवांशिक पदार्थ केवल कुछ वायरसेस में होता है। ये अधिकांश जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, और केवल कुछ वायरसेस में होता है। इसका कार्य जो होता है वो माता पिता के लक्षणों को संतानों में ट्रांसफर करना होता है, लक्षणों का ट्रांसफर माता पिता से संतानों में। और इसका सामान्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करना। इसके लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है डीएनएज, और इसके लिए जो एंजाइम होता है वो होता है आरएनएज। तो आपको 4 से 5 अंतर इसमें जरूर पता होना चाहिए। कि सबसे पहले तो इसमें डीएनए में शर्करा का अंतर होता है, डीऑक्सीराइबोज होती है, इसमें राइबोज होती है। इसमें बेस जो होता है वो जो थाइमीन होता है उसकी जगह यहाँ पर यूरेसिल होता है। ये सामान्यतः द्विकुंडलित होता है, ये सामान्यतः एक कुंडलित होता है। ये आनुवांशिक पदार्थ अधिकांश जीवों में होता है, ये केवल कुछ वायरसेस में आनुवांशिक पदार्थ होता है। कार्य, ये लक्षणों को ट्रांसफर करता है माता पिता से संतानों में। ये प्रोटीन संश्लेषण को कंट्रोल करता है। इसके जो एंजाइम होता है वो डीएनएज होता है, इसका जो एंजाइम होता है वो आरएनएज होता है। इसके बाद आनुवांशिक कूट या जेनेटिक कूट से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन अब जो आनुवांशिक कूट का मतलब क्या है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक के अंदर डीएनए होता है और ये साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव है। तो यहां पर इस डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है। मैसेंजर आरएनए बोलते हैं इसको हम, संदेशवाहक। और यहां से ये एमआरएनए यहां पर आ जाता है, और यहां आने के बाद अब इस पर राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं, और राइबोसोम्स जुड़कर पॉलीसोम नामक संरचना बनाते हैं, और यहां पर अमीनो एसिड्स का जुड़ना स्टार्ट होता है। और यहाँ पर अब अमीनो एसिड आकर जुड़ने लगते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला यानी कि प्रोटीन का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में यहाँ पर जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए का बनना, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, इसको बोलते हैं अनुवादन, इसको बोलते हैं अनुलेखन। अब इस प्रोसेस में हुआ क्या था कि जो डीएनए है उसने अपनी इंफॉर्मेशन एमआरएनए को दे दी। एमआरएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो साइटोप्लाज्म में आती है, यानी कि जो प्रोटीन के लिए जो उसमें सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, वो डीएनए से एमआरएनए में आती है और एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है और यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन के अनुसार अब प्रोटीन्स का निर्माण होता है। हर प्रोटीन के लिए अलग इंफॉर्मेशन होती है जो डीएनए में प्रेजेंट होती है। तो अब आनुवंशिक कूट का मतलब क्या है कि प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो अम्लों का जो क्रम होता है, यानी कि जो अनुक्रम होता है, तथा डीएनए और एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों के बीच में जो संबंध होता है उसे आनुवंशिक कूट कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जो एमआरएनए होता है उसमें तीन नाइट्रोजीनस क्षारों का एक अनुक्रम होता है जिसे हम बोलते हैं कोडॉन, और इस पर्टिकुलर कोडॉन में एक विशेष अमीनो एसिड के लिए, अमीनो अम्ल के लिए सूचना प्रेजेंट होती है। ये पहले अमीनो एसिड के लिए, दूसरी वाली दूसरे के लिए, और आगे तीसरे के लिए, और आगे तक जितने भी होंगे हर अमीनो एसिड के लिए एक सूचना होती है। तो एमआरएनए पर उपस्थित तीन क्रमागत यानी कि कंसेक्यूटिव नाइट्रोजिनस क्षारों, जिसे हम क्या बोलते हैं कोडॉन की सीक्वेंस क्रम, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो या प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों के एक निश्चित अनुक्रम में जोड़ने के लिए सूचनाएं उपस्थित होती हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं, आनुवंशिक कोड बोलते हैं। सीधी सी बात है कि जो सूचनाएं डीएनए में थी वो पहले एमआरएनए में आई और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड चेन में या प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल जुड़ेंगे उनके क्रम के अनुसार जुड़ेंगे। तो आनुवंशिक कूट की परिभाषा में क्या कि एमआरएनए पर उपस्थित तीन नाइट्रोजीनस अनुक्रमों, यानी कि जिन्हें हम क्षारों को, यानी कि जो कोडॉन्स हैं, उनकी सीक्वेंस जिनमें प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों को एक निश्चित अनुक्रम में जोड़ने की सूचनाएं उपस्थित होती है, उसे हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, इसका जेनेटिक कोड हो गया। अब जॉर्ज गैमो ने इसके ट्रिपलेट कोड को बताया कि इसमें एक कोडॉन में तीन नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं। मार्शल नीरनबर्ग, सवेरे ओकाहा और हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड को एक्सप्लेन किया था, जेनेटिक कोड को समझाया था। अब जो पहली प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की वो होती है कोड इज ट्रिपलेट, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोड त्रिक होता है। ट्रिपलेट का मतलब त्रिक होता है। अब त्रिक का मतलब क्या है, ट्रिपलेट का मतलब क्या है कि एक कोडॉन में कम से कम तीन नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं, यानी कि तीन नाइट्रोजिनस क्षारों का जो अनुक्रम है उसमें एक अमीनो अम्ल के लिए सूचना होती है जिसे हम कोडॉन कहते हैं। अब कोडॉन ट्रिपलेट ही क्यों होता है, सिंगलेट या डबलेट क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि टोटल मिलाकर 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, बेसिकली अमीनो अम्ल होते हैं, जिन्हें हम मैजिकल 20 कहते हैं, क्योंकि इनसे हजारों प्रकार की प्रोटीन्स का निर्माण हो जाता है। और इस 20 अमीनो एसिड के लिए अगर एक चार एमआरएनए में चार हैं, UCAG, चार क्षार हैं, अगर एक नाइट्रोजिनस क्षार एक अमीनो एसिड को करता, दूसरा दूसरे को, तीसरा तीसरे को और चौथा चार को, तो चार अमीनो एसिड्स तो कोड हो पाते, चार अमीनो एसिड की सूचना तो होती, लेकिन बाकी 16 की नहीं हो पाती। लेकिन अगर ये कोडॉन डबलेट होता, डबलेट से मतलब एक में दो होते, तो देखो UCAG, डबलेट का मतलब अब इसमें दो होंगे,
इसमें यू यू, यू सी, यू ए, यू जी। अगली बार सी यू, सी सी, सी ए, सी जी। इसके बाद ए यू, ए सी, ए, ए जी। फिर जी यू, जी सी, जी ए और जी जी। तो कितने बने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 4 गुणा 4 बराबर 16 बने। अब ये 16 अमीनो एसिड के लिए तो पर्याप्त होते, लेकिन अब भी 4 अमीनो एसिड कम पड़ते, क्योंकि अमीनो एसिड कितने? 20। इसीलिए कोडॉन कम से कम ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि कोड कम से कम ट्रिपलेट होता है, क्योंकि ट्रिपलेट में कम से कम 4 × 4 × 4 = 64 कोडॉन्स होंगे, जो 20 अमीनो एसिड्स के लिए पर्याप्त होंगे। अर्थात कोड ट्रिपलेट होता है, त्रिक होता है। इसका मतलब एक कोडॉन के अंदर कम से कम 3 नाइट्रोजनस क्षार का अनुक्रम होता है, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है कि जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जेनेटिक कोड की, कूट कॉमा विहीन होता है। कूट, दूसरी है कॉमा विहीन। कॉमा विहीन का मतलब क्या है कि जैसे ये एक mRNA है, यहां पर है UAC, CCC, CUG, GGG, फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस है कोई भी। तो ये 3 नाइट्रोजनस क्षारों वाला एक क्रम पहले अमीनो एसिड के लिए हो गया, ये वाला दूसरे के लिए हो गया। यानी कि जो अमीनो एसिड 2 पड़ोस की 2 कोडॉन्स होते हैं वो लगातार होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। ये तीसरे के लिए हो गया और ये चौथे के लिए हो गया। यानी कि कॉमा विहीन का मतलब क्या है कि जेनेटिक कोड में कोई भी गैप नहीं होता, पंक्चुएशन नहीं होती, यानी कि जो सूचनाएं होती हैं वो लगातार होती है, कंटिन्यूअस होती हैं। तीसरा, कोट, जो कूट है वो सार्वत्रिक होता है। सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब कि सभी जीवों में, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, एक कोश के, बहुकोश के, सभी जीवों में जो जेनेटिक कोड होता है वो समान होता है, समान सूचनाएं होती है सभी जीवों के लिए। चौथा, कूट अपह्रासित होता है। यानी कि डीजेनरेट। तो कोड इज डीजेनरेट का मतलब क्या है कि अब अमीनो एसिड थे 20, कोडॉन्स थे 64। अगर एक कोडॉन एक अमीनो एसिड्स के लिए होता तो 20 के लिए 20 होते, तो बचते कितने? 44 कोडॉन्स बचते। इनमें से 3 कोडॉन्स ऐसे होते हैं जिन्हें पहले नॉनसेंस कोडॉन बोलते हैं, जो अब स्टॉप करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं, तो तब भी इसमें 41 बचे जो। लेकिन कोई भी जो कोडॉन होता है वो वेस्ट नहीं होता, उसका कोई ना कोई कार्य होता है। इसीलिए जो संभावना है वो ये है कि एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं, क्योंकि अगर एक के लिए एक ही होता तो वो 20 होते, तो 20 ही होते, या 3 और मिला ले जब भी 23 होते, लेकिन है कितने? 64 कोडॉन्स हैं। इसीलिए जो एक अमीनो एसिड है उसके लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स होते हैं। और बस इसमें 2 एक्सेप्शन है, एक तो होता है ट्रिप्टोफैन और दूसरा होता है मिथायोनिन। इनके लिए केवल एक एक होता है, इसके लिए UGG होता है और इसके लिए AUG होता है। और बाकी सभी अमीनो अम्लों के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन होता है, किसी के लिए 4 होते हैं, किसी के लिए 5 होते हैं, 6 होते हैं, किसी के लिए 2 होते हैं, सबके लिए एक से ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है कोड ओवरलैपिंग होता है, यानी कि कूट अनति व्यापी होता है। अनति व्यापी का मतलब है कोड ओवरलैपिंग नहीं होता। यानी कि अगर कोई एक अमीनो एसिड है के लिए इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल UAG पहला, ये कोई है, तो अब इसके अंदर एक पहला कोडॉन ये बना
और जो दूसरा कोडॉन है अब वो ये बनेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ये UAG और ये CCC बराबर में लगा तो एक कोडॉन ये बन जाए और दूसरा कोडॉन ओवरलैप करके ऐसे बन जाए। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक नाइट्रोजनस क्षार किसी एक कोडॉन का पार्ट बन गया, ये 3 नाइट्रोजन क्षार इसके पार्ट बने, तो ये वाले नाइट्रोजन क्षार अब किसी और कोडॉन का भाग नहीं हो सकते। अगले कोडॉन के लिए 3 नए क्षार होंगे, उससे अगले के लिए 3 अलग क्षार होंगे। यानी कि ओवरलैपिंग से मतलब क्या है, ओवरलैप नहीं कर सकता। कि नॉन ओवरलैपिंग होता है कि एक कोडॉन में जो यूज हो गया एक बार नाइट्रोजन क्षार, वो किसी दूसरे कोडॉन का पार्ट कभी भी नहीं हो सकता। इसके बाद समारंभन कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन। इससे पहले है कूट ए संदिग्ध होता है, यानी कि कोड जो होता है नॉन एम्बुजियस होता है। नॉन एम्बुजियस का मतलब या असंदिग्ध का मतलब क्या है कि हर जो कोडॉन होता है उसके अंदर एक विशिष्ट सूचना होती है। जैसे हमने कहा कि CCC प्रोलाइन को कोड करता है, AUG मेथायोनिन को कोड करता है और ट्रिप्टोफैन के लिए UCG होता है। तो हर कोडॉन में अपनी एक विशिष्ट इंफॉर्मेशन होती है और इसे हम बोलते हैं नॉन एम्बिग्युअस, यानी कि असंदिग्ध होना। फिर है कूट आरंभक, समारंभन, समारंभ तथा समापन कोडॉन। जो कोडॉन किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं समारंभन कोडॉन, और जो समाप्त करते हैं उन्हें हम बोलते हैं समापन कोडॉन। पहले समापन कोडॉन वालों को नॉनसेंस कोडॉन बोलते थे। अधिकांश जो चेन होती है वो मैथ्योनिन से स्टार्ट होती है, और मैथ्योनिन को कोड करता है AUG, यानी कि AUG है वो समारंभन कोडॉन होगा। लेकिन कभी कभी GUG होता है वो मेथायोनिन को कोड कर जाता है, तो इसलिए GUG भी जो होता है वो समारंभन कोडॉन होता है। GUG वैसे नॉर्मली वेलाइन को कोड करता है, लेकिन अगर ये पहले नंबर पर आ जाएगा, कौन सा GUG, तो ये पहले नंबर पर जब GUG आएगा तो ये वेलाइन को कोड ना कर कर किसको कोड करेगा, मेथायोनिन को कोड करेगा, क्योंकि पहला जो अमीनो एसिड जुड़ना है वो मेथायोनिन होता है। अब 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जिनका कोई काम नहीं होता, जिन्हें पहले नॉनसेंस कोडॉन बोलते थे, लेकिन अब UAA, UAG और UGA। तो UAA, UAG और UGA 3 कोडॉन ऐसे हैं जिनका कोई काम नहीं होता, जिन्हें पहले हम नॉनसेंस कोडॉन बोलते थे, लेकिन अब ये मालूम हुआ कि इनका काम है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का टर्मिनेशन करना, यानी कि उसको समाप्त करना, चेन बनते हुए लास्ट करना, उसको एंड करना। इसलिए इनको समापन कोडॉन यानी कि टर्मिनेशन कोडॉन बोलते हैं। और जो UAA है उसको बोलते हैं ओकर, UAG को बोलते हैं अंबर, और UGA को बोलते हैं ओपल। अब इसको क्यों बोलते हैं? जो UAG है इसको एक स्टूडेंट अंबर ने खोजा था, डिस्कवर किया था, और अंबर एक कलर का नाम होता है, इसीलिए इसको अंबर जब कहा गया तो इनके लिए और नाम ओकर और ओपल कहे गए। तो वास्तव में इसके नाम के आधार पर दोनों दिए, क्योंकि ये अगर कलर का नाम है तो इन दोनों को भी कलर के नाम से पहचाना जाता है। तो ये जेनेटिक कोड था। अब जो लास्ट कोडॉन, लास्ट आपका क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है बहुत इसमें, वो है DNA अंगुली छापी। DNA फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं हम इसको। DNA फिंगरप्रिंटिंग यानी अंगुली छापी का मतलब क्या है कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी भी ह्यूमन को, किसी भी मनुष्य को उसके विशिष्ट DNA के आधार पर पहचानते हैं, और
उसके विशिष्ट अनुक्रम आनुवांशिक अनुक्रमों के हिसाब से पहचाना जाता है। अब प्रत्येक मनुष्य में 99.9% डीएनए सब में सेम होता है और केवल 0.1% डीएनए ही दो अलग अलग व्यक्तियों में डिफरेंट होता है। और इस विशेष डीएनए को ही यूज़ किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। इस डीएनए में बहुत सारे VNTRS प्रेजेंट होते हैं। इन्हें बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। यानी कि वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल का मतलब होता है अलग अलग विशिष्ट अनुक्रम होते हैं, तो ये लगातार आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी में एक सीक्वेंस है ये, तो पहले ये आई, फिर दोबारा से थोड़ी देर बाद फिर ये आ जाएगी, फिर आ जाएगी। यानी कि ये इस डीएनए में ये जो क्रम है, ये जो अनुक्रम है बेसिस का, ये लगातार रिपीट होगा। इसे हम टेंडम रिपीट बोलते हैं। तो इसलिए, और हर व्यक्ति में इसकी लंबाई अलग होती है और उनमें बेसिस अलग अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर मतलब संख्या, टेंडम रिपीट का मतलब होता है लगातार रिपीट होना, लगातार बार बार आना, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। और इसको मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं। और मिनी सैटेलाइट और VNTRS ही इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस होता है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए तो सब में सेम है, डिफरेंस किसमें है? ये 0.1% डीएनए में डिफरेंस है। और ये जो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स या मिनी सैटेलाइट्स है, ये जो क्रम होता है उसमें इनकी संख्या भी अलग अलग होती है और इसके अंदर जो बेस का जो क्रम है वो भी अलग अलग होता है सब में। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये माता पिता से संतानों में ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए माता पिता और संतानों की जो डीएनए है उनको एनालाइज करके ये भी पता लगा सकता है कि ये वास्तविक मदर फादर के बच्चा है या नहीं है। क्योंकि अगर वो उसी माँ बाप का बच्चा है तो दोनों मदर और फादर की दोनों की जो सीक्वेंस है उस बच्चे में ट्रांसफर होगी। और अगर बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मदर और फादर दोनों की फिंगरप्रिंटिंग करके देखा जाए तो वो उससे मैच करेगा, और अगर वो उनका बच्चा नहीं है तो मैच नहीं करेगा। इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक यूज मदर और फादर के साथ जो बच्चों की जो डिस्प्यूट होता है, बच्चों के साथ जो लड़ाई होती है, उसको पहचानने में भी किया जाता है और कोर्ट में भी ये यूज किया जा सकता है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो स्टेप है, सबसे पहले क्या काम करते हैं? डीएनए को अलग करते हैं, पृथक करना। सबसे पहला स्टेप है डीएनए को पृथक करना, यानी कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए। और डीएनए को पृथक कैसे करते हैं? हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन में उसको अलग कर लेते हैं सेल से। इसके बाद डीएनए अगर छोटा है तो उसको बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, यानी कि विस्तारण। अगर उसका डीएनए कम है तो उस डीएनए की हम बहुत सारी कॉपी बना देते हैं, जिसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन, यानी कि विस्तारण। उसे करते हैं वो PCR से करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाला जाता है, इसे डाइजेशन बोलते हैं, जिससे क्या होता है? जो बड़ा डीएनए था अब वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा। इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए खंडों को तोड़ना, यानी कि उसका पाचन। डीएनए का पाचन एंजाइम से पाचन या उसको तोड़ना। अब इससे होता क्या है कि जो डीएनए के जो बड़ा खंड था वो छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसे बोलते हैं हम जेल वैद्युत कण संचलन, यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इससे डीएनए का पृथक्करण किया जाता है। अब जब डीएनए का पृथक्करण हो जाता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? जो द्विकुंडलित डीएनए है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड, द्विकुंडलित डीएनए को एक कुंडलित डीएनए में परिवर्तित किया जाता है। और वो किसी बेस से किया जाता है, NaOH से या KOH से।
इसके बाद अब जो पृथक हुआ डीएनए होता है, अब उन खंडों को नायलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित करते हैं, नायलॉन झिल्ली पर या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित करते हैं। इसके बाद VNTRS प्रोब्स यूज करते हैं। प्रोब्स क्या होते हैं? डीएनए के या आरएनए के वो खंड होते हैं जिनकी जो अनुक्रम होता है हमें पहले से पता होता है, और जब ये इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करेंगे यानी कि संकरण करेंगे, अब जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वो प्रोब्स के साथ संकरण कर लेंगे और इसको फिर ऑटो रेडियोग्राफी से या फोटोग्राफी से देखते हैं, जिससे डीएनए के बैंड्स दिखाई देते हैं और उन्हीं बैंड्स को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम किसी भी व्यक्ति का जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो सबसे पहले उसका डीएनए सेपरेट करते हैं, और अगर वो डीएनए कम होता है तो हम उसका एम्प्लीफिकेशन करते हैं यानी कि विस्तारण करते हैं। फिर इसके बाद उस डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उस डीएनए पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम छोड़ देते हैं या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं, जिससे वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड अब इसमें जो है फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, और ये टुकड़े जो होते हैं अब जेल विद्युत संचलन यानी कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से पृथक कर लिए जाते हैं, सेपरेट कर लिए जाते हैं, और अब इनको एक कुंडलित डीएनए में परिवर्तित किया जाता है। द्विकुंडलित डीएनए को किसी बेस की सहायता से एक कुंडलित डीएनए में परिवर्तित कर लेते हैं, और जो पृथक डीएनए खंड होते हैं उनको लाइनोल झिल्ली पर या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर स्थानांतरित कर लेते हैं, और अब उस झिल्ली पर अब हम VNTRS का यूज करते हैं। जो प्रोब्स होते हैं VNTRS प्रोब्स वो डीएनए या आरएनए खंड होते हैं जिनकी सीक्वेंस हमें पहले से पता होती है, जिनका अनुक्रम हमें पहले से पता होता है। अब अगर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थे और ये प्रोब्स थे, तो प्रोब्स इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा, संकरण कर लेगा अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और ये दोनों जो रेडियोएक्टिव प्रोब्स के साथ मिलकर जो हाइब्रिडाइज्ड डीएनए बना है, संक्रमित डीएनए बना है, क्योंकि ये रेडियोएक्टिव होते हैं, प्रोब रेडियोएक्टिव होते हैं, इसलिए जब इन पर एक्सरे डाला जाता है, फोटोग्राफी प्लेट्स पर देखा जाता है, तो ये चमकते हैं बैंड्स इनके, और ये जो बैंड्स होते हैं यही डीएनए फिंगरप्रिंट होता है। किसी भी व्यक्ति का फिंगर प्रिंट होता है, और इसी का फिंगरप्रिंट से किसी भी व्यक्ति को पहचानता है, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट हर जीव के अलग होते हैं, हर ऑर्गेनिज्म के अलग होते हैं, दो व्यक्तियों के अलग अलग होते हैं। और इसका जो यूज होता है यानी कि जो इसका यूज है वो ये है कि सबसे पहला यूज जो है किसी भी क्राइम में जो व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, जो कोई व्यक्ति क्रिमिनल होता है, और क्रिमिनल्स जो क्राइम साइट है उस साइट पर उसका ब्लड या कोई और पार्ट का जो सैंपल मिलता है उससे डीएनए निकालकर उस व्यक्ति को पहचानने की कोशिश की जाती है जिसने वो क्राइम किया था, यानी कि फॉरेंसिक साइंस में इसका सबसे महत्वपूर्ण यूज होता है। दूसरा जो यूज है इसका वो होता है पैटर्नल एंड मैटरनल डिस्प्यूट, यानी कि पैटर्नल मतलब फादर पिता और मैटरनल मतलब मदर। अगर कोई बच्चे के लिए झगड़ा चल रहा होता है कि ये मेरा बच्चा है या नहीं है, या दो औरतें किसी एक बच्चे के लिए क्लेम करती हैं कि ये मेरा बच्चा है, तो उन केसेस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराई जाती है, और बच्चे की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अलग की जाती है और जो फादर होते हैं उनकी अलग की जाती है, और दो अगर स्त्रियों के बीच में झगड़ा होता है तो उन दोनों की अलग की जाती है और बच्चे की अलग की जाती है, और उनको बच्चे के साथ मिलान कराया जाता है। अगर
जिस स्त्री से या जिस मदर फादर से उस बच्चे का डीएनए मिल जाता है वही उसके रियल मदर और फादर होते हैं, यानी कि बायोलॉजिकल मदर और फादर होते हैं। ये दो मेन यूज़ हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होते हैं, अंगुली छापी में होते हैं। और ये आपके इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इनमें से अधिकांश प्रश्नों में से आपको पेपर में प्रश्न अक्सर मिलेंगे। धन्यवाद।